बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रावी और चनाब के बाद अब सतलुज में जो भारत की जानिब से पानी आ रहा है वो कम होना शुरू हो गया है, बल्कि अब लगातार जो शुरू के एरियाज़ हैं दरियाओं के, वहाँ पे पानी की सतह नीचे जा रही है। लेकिन अगले 15 दिन तक कम से कम जनूबी पंजाब की सूरत हाल ठीक होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मुल्तान की सराउंडिंग में जो पानी खड़ा हो गया है उसकी वजह से काफ़ी सूरत हाल जो है परेशान कुन है। वहाँ से पानी निकालने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त भी नहीं हो रहा, लोग पानी में फंस गए और बहुत बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। और हुकूमत आपके सामने ही है जो वो काम कर रही है। लगभग पंजाब का जो नुकसान हुआ उसमें 21 लाख एकड़ से ज़ायद का जो रकबा है वो ज़ेर-ए-आब आया है। इसमें बहुत सारे देहात हैं, गांव हैं, खेत हैं, बागात हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है किसानों का। जो ज़रूरी मशीनरी है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। जितने ट्यूबवेल्स थे वो सारे के सारे बोर जो हैं वो दोबारा करवाने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ी तबाही आई है। ऐसा लगता है कि किसान के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है और सर के ऊपर से छत उसकी छिन चुकी है। और इस बारे में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं कि किसान की इतनी तबाही माजी में कभी नहीं हुई पंजाब में जितनी तबाही किसान की अब हो गई है। एक और चीज़ है कि जितने भी फिश फार्म थे इन्हीं एरियाज में किसानों ने, बहुत सारे एरियाज में जहाँ पे ज़मीन के अंदर पानी के जज़ब होने की कैपेसिटी कम थी, वहाँ पे सेम ज़्यादा इलाकों में फ़िश फार्म बनाए हुए थे। वो फ़िश फार्म भी जो हैं वो डूब गए हैं, यानी उनके ऊपर पानी बराबर हो गया, मछलियाँ निकल के चली गई। आप रोक तो नहीं सकते ना, वो आबी जानवर है, जहाँ उसको पानी मिलेगा खुला तो वो उससे बाहर निकल के वो चले गए। तो लोगों का अरबों रुपए का ये भी नुकसान हुआ है, जो एक बड़ा नुकसान है। फ़िश फार्मिंग बड़े पैमाने पर की जाती है और ये वो सीज़न था जब मछलियाँ तैयारी के मराइल में थी, उनको बहुत सारी खुराक डाल दी गई थी और आने वाले 2-3 महीने के बाद ये मछलियाँ 2 महीने के बाद ये बाहर निकालनी थी और मार्केट में जानी थी। तो ये तकरीबन एक पकी हुई फसल थी किसानों की, मछलियों की सूरत में जो ज़ाया हो गई है। एक बड़ा नुकसान ये भी है। सरकारी गंदम ऐसा लगता है कि जानबूझकर तबाह की जा रही है। जिन इलाकों में पानी गया और जमा हुआ वहाँ पे सरकारी गोदामों पे कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, पहले से गंदम को मूव नहीं किया गया। हालांकि इन्हें काफ़ी अर्सा पहले पता था कि सैलाब आ रहा है, लेकिन ये सारे एरियाज डूबे हैं और जो गंदम है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। अब इसके पीछे मुझे एक मेरे सोर्स ने बताया कि ये सरकारी लोग बहुत चालाक हैं। ये बहुत सारी गंदम पहले मूव कर लेते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं कि जनाब गंदम तो वहाँ पे तबाह हो गई, बह गई। हालांकि गंदम इन्होंने पहले चोरी कर ली होती है। कुछ लोगों का ये दावा है, अब पता नहीं ये दावा कितना सच्चा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो सरकारी महकमे इसी तरह काम करते हैं। नाज़रीन, जहाँ जहाँ पे टिकटॉकर्स जा रही है ना, वहाँ पे लोगों को खाना मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, ये चॉकलेट भी दे देते हैं, कोई सेब के दाने भी दे देते हैं, फल भी थोड़ा बहुत बांट देते हैं, अपने हाथ से पानी शानी भी पिला लेते हैं, अपनी वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। लेकिन जहाँ पे ये नहीं पहुँचते, और क्योंकि लाखों लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में है, तो ये मैक्सिमम पहुँचते हैं 10, 15, 20, 25 लोगों तक या 100, 200 लोगों तक। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाते। और जहाँ पर ये नहीं जाते वहाँ पर क्या हो रहा है, एक खातून की वीडियो ही वो रो रही थी। वो ये कहती है मेरे 7 बच्चे हैं, हमें 1 प्लेट चावल के मिले। अब बताओ मैं 7 बच्चों का पेट कैसे भरूं। सूरत हाल तो यही है। लोगों को राशन दिया जाता है, तस्वीरें बनाई जाती हैं और बाद में राशन वापस ले लिया जाता है। मेरे पास बाकायदा वीडियो है ये हरकत करने की। लोग रो रहे हैं कि जनाब हमसे अभी राशन हमें दिया, तस्वीरों में वीडियो बना के, बाद में हमारे नाम लिख लिए, जनाब आप जाते हुए यहाँ से राशन उठा लीजिएगा। अब हम जाते हमें राशन देते नहीं, वापस ले लिया। इस तरह की लोगों के साथ बेहूदगी की जा रही है। ये मैं एक पैकेट देख रहा था, इसको देखें ना, इसके अंदर जो सामान है, सामान की मालियत कम है, पैकेट की मालियत ज़्यादा है। ये जो इश्तिहारी पैकेट है इसकी मालियत ज़्यादा है, सामान की मालियत कम है। एक अजीब पागलपन है जिसके साथ पंजाब के सूबे को चलाया जा रहा है। यानी ये आप सिर्फ पैकेट को देखें ना, ये कितना कीमती पैकेट है, इसकी कितनी मालियत होगी। भाई इन पैसों से आप लोगों को रोटी खिला देते, उनके पेट में कुछ चला जाता, लेकिन अपनी ज़ाती तशहीर के चक्कर में इन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। ये अब लिमिट तो कहीं रुकती नहीं है। ये देखें ना, एक अस्पताल है, इसकी इमरजेंसी का दरवाज़ा देखें आप, ये इमरजेंसी का दरवाज़ा और इसके ऊपर 8 तस्वीरें लगी हुई हैं इसके आसपास। ये नीचे ऊपर आसपास आप गिने ना तो 8 तस्वीरें लगी हुई हैं टिकटॉकर वज़ीर आला की। ये एक ज़हनी मर्ज़ है और ये कुछ नहीं है। क्या एस्टेब्लिशमेंट ये जो फोटोगर्दी कर रही है, इसको मैं फोटोगर्दी कहूँगा। जैसे दहशतगर्दी की जाती है ना, ज़बरदस्ती लोगों को दहशतज़दा किया जाता है, इसी तरह इस तस्वीर से लोगों को दहशतज़दा किया जा रहा है। ये जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट एक फ़ोटोगर्दी कर रही है, क्या इस फोटोगर्दी के ज़रिए से एक नाकाम टिकटॉकर को लीडर साबित किया जा सकता है? मुझे तो ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
हालात इनके ये हैं कि नादरीन, ये ज़रा वीडियो एक देखें आप, छोटी सी। ये मोहतरमा एक जगह पे खड़ी हैं और यहाँ पे वो लोगों को कह रही हैं कि अल्लाह खैर करे ऐसी, यानी उनकी ज़बान में बोलने की कोशिश कर रही हैं। हाथ के अंदर पकड़ा हुआ है एक माइक्रोफोन और लोग जो हैं वो सामने दूर खड़े किए हुए हैं। लोगों से फासला कई एकड़ का रखा हुआ है और वहाँ लोगों के सामने जो है वो बातचीत हो रही है। देखें ज़रा थोड़ी सी वीडियो आप, ये देखें आप। आपने फिक्र नहीं करनी, जो भी नुकसान हुए पानी उतर जाए, इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। अल्लाह खैर करे सी, अल्लाह खैर करे सी। वो देखें कितनी एकड़ों दूर लोगों को खड़ा किया हुआ है और खुद गाड़ी के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर, ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा सके, फौरन नीचे होने की कैपेसिटी भी रहे। ये क्यों है? ये इनके पास कुछ रिपोर्टें हैं जिनमें से मैं आपको एक चीज़ ये दिखाता हूँ अभी। ये आप वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा ये इनको क्यों करना पड़ रहा है। ये 18 तारीख की वीडियो है और इस वीडियो में देखें एक बच्चा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के पोस्टर को पत्थर मार रहा है। ये जहाँ सैलाब आया हुआ है ये वो इलाका है। ये अगर आप गौर से देखें नीचे लिखा हुआ भी है 18 तारीख और उनका एक बोर्ड लगा हुआ है। अब सैलाब मुतासरीन इतने परेशान है कि वो अपना दुख और अपना गम जो है उसका इजहार कर रहे हैं। ये पत्थर मार रहा है, ये कोई दुश्मन तो नहीं है इनका साथी, ना इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भेजा होगा, लेकिन ये मनाजिर आपको देखने को मिल जाते। अब ये इनको डर है कि लोग इन पे पथराव ही ना कर दें। ये हेलमेट पहन के लोगों में घुसेंगे कुछ अरसे के बाद। अभी तो इनके पास पुलिस है, इंतजामिया है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, फौज ने इनके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, पूरी मिलिट्री इनके लिए इस्तेमाल होती है, एजेंसियां इनके लिए इस्तेमाल होती हैं। इनके खिलाफ खबर दे दो तो एजेंसियां जो हैं वो सहाफ़ियों को उठा के ले जाती हैं। सहाफ़ियों की ये हालत कर दी कि पहले समीना पाशा साहिबा के ऊपर मुकदमा दर्ज किए। खातून जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, एक वर्किंग वुमेन है, उसके साथ आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले आपने उनके जो है वो उनके ऊपर मुकदमात किए, उनको नौकरी से निकलवाया, उनके ऊपर दबाव डाला। अब वो सोशल मीडिया के जरिए काम कर रही हैं और सिर्फ इख्तलाफ राय है कि पाकिस्तान के इदारे चाहते हैं इस औरत की तारीफ़ें करो, वो नहीं करती। अब उनके बैंक अकाउंट तक सील कर दिए गए हैं ताकि वो उनके घर वाले जो है वो खा पी भी ना सकें। इन्होंने लोगों की मईशत के ऊपर हमला कर दिया सिर्फ इसलिए कि जनाब हमने जो नमूने ला के बिठाए हैं इनकी आप तारीफ़ें करें, आपको पैसे मिलते रहेंगे, आपके अकाउंट खुले रहेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे बिठाए हुए नमूनों के ऊपर तनकीद कर दी या हमारे कठपुतली सरकार के अंदर बिठाए हुए जो हमारे जोकर्स हैं इनके ऊपर आपने तनकीद कर दी या इनको आपने बेनकाब कर दिया, तो हम क्या करेंगे? हम आपके अकाउंट भी सील करवा देंगे। हम आपके घर से रोटी रिज़्क आपका छीन लेंगे। राज़िक मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। समीना पाशा डटी हुई है। जो इन्होंने किया शाकिर वान साहब के साथ, उनको 4th शेड्यूल में डाल दिया पकड़ के, उनके अकाउंट सील कर दिए, उनका आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया, उनकी सिमें बंद कर दी मोबाइल की, उनको उठा के 4th शेड्यूल में डाल दिया। 2 दफ़ा ये सही उनको उठाकर लेकर गई है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। कैसा जुल्म है, कैसा जबर है इस मुल्क के अंदर जो लगातार किया जा रहा है। ये वो सहाफ़ी है जो सिर्फ इख्तलाफी आवाज़ें हैं और कुछ नहीं है। तो इन्हें खतरा है, ये पब्लिक में जा नहीं सकते, इसलिए एकड़ों दूर खड़े होकर, इनको अगर पब्लिक में जाना है ना तो पहले इनको बंदोबस्त करना पड़ता है। इन्हें बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करनी पड़ती है, औरतें और बच्चे तलाश करने पड़ते हैं जिनके पास ये जाए, और फिर पूरा एक माहौल बनाया जाता है, एक जरगमाल किस्म का माहौल बनाया जाता है जहाँ पे लोग सहमे हुए होते हैं। वहाँ पे ये टिकटॉकर्स को ले जाके वीडियोस बनाई जाती हैं। पूरा एक माहौल जब तक नहीं बन जाता तब तक ये लोग रिस्क लेते ही नहीं है। और अभी इस वक्त ये क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, एक गाने पर काम हो रहा है, एक गाना है, म्यूज़िक है, उसके ऊपर काम हो रहा है और कुछ बाहर से भी मदद ली गई है। कुछ इनके अपने लोग हैं जो टिकटॉकर्स के अपने लोग हैं वो भी हैं, और कुछ बाहर से भी मदद ली गई है। और एक टिकटॉकर की कोशिश है कि उसके भी 2-4 मनाज़िर बीच में आ जाएं, और वज़रा भी कोशिश कर रहे हैं 2-4 के सिफारिश के भी मेरा भी एक आधा मंजर बीच में डाल दें आप। अब ये एक म्यूज़िकल वीडियो के ऊपर काम हो रहा है, बड़े जज्बाती अंदाज में इसको रिलीज़ किया जाएगा। इसमें कुछ स्लोमोज हैं, स्लो मोशन वीडियोज़ हैं, कुछ बच्चों और मरियम नवाज़ की और कुछ ख़वातीन की वीडियोज़ हैं, कुछ खिलाने की पिलाने की वीडियोज़ हैं, और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो स्लो मोशन के अंदर शामिल करके और उसकी प्रॉपर इस वक्त एडिटिंग की जा रही है, और बड़े माहिर लोग हैं जिनसे काम लिया जा रहा है। और कुछ इसके अंदर अवामी इंटरव्यूज़ जो हैं उन पे गौर किया जा रहा है, वो शामिल किए जाएँ या ना किए जाएँ, लेकिन नेट साउंड शामिल किया जाएगा। इसके ऊपर कुछ लोग कह रहे थे कि ये फैसला हो गया है, और नेट साउंड मतलब ये कि नेचुरल साउंड के जो आवाज़ें लोगों की, कोई नारा लगा रहा है, कुछ ऐसी बात कर रहा है, वो शामिल किया जाएगा। तो इस वक्त तवज्जो ये नहीं है कि मुतासरीन की मदद करनी है, तवज्जो ये है कि अपनी सियासी तशहीर करनी है, अपने इश्तिहार बनाने हैं, और उसके लिए एक म्यूज़िकल वीडियो पे इस वक्त काम हो रहा है। पता नहीं कब ये लॉन्च करते हैं,
ये राइट टाइम का वेट करेंगे, उस वक्त इसको लॉन्च करेंगे। बहरहाल एक म्यूजिकल वीडियो तैयार की जा रही है, मैंने आपको वक्त से पहले बता दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सऊदी अरब जाएंगे, कैमरामैन साथ लेकर जाएंगे और इन्होंने पहले से म्यूजिक भी रखा हुआ है और उस म्यूजिक के ऊपर कुछ वीडियोस बनानी है और वो बाद में डालनी है। वो हुआ था ना, मैंने आपको पहले बताया था। फिर जब ये सैलाब मुतासिरीन के लिए जापान से वापस आ रही थी तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इसके बाद क्या करना है, प्लानिंग किस चीज़ की है, वो भी इन्होंने एग्जैक्टली वही किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वीडियो तैयार की जा रही है जिसके अंदर ये टब्बर शामिल होगा और एक तजवीज़ ये है कि पहले मियाँ साहब का कोई एक आधा चक्कर लगवाया जाए किसी जगह का और उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। तो ये अब अभी तक काम यहाँ पे रुका हुआ, लेकिन बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम जारी है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में मियाँ साहब को भी शामिल किया जाए बीच में। नाज़रीन, सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि हम जो मुतासिरीन हैं उनकी बिजली का बिल माफ़ कर सकते हैं। अव्वल तो उनका बिल ही बहुत थोड़ा होता है, बहुत ही गरीब लोग हैं वो, लेकिन उनका बिल माफ़ करने के लिए भी उन्होंने शर्त ये रख ली कि हम IMF से जाकर इजाज़त लेंगे। अब बात यह है कि अपने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए भी इनको जाकर IMF से इजाज़त लेनी पड़ेगी। और अपने आप को गिरवी रखना किसे कहते हैं, यानी इन्हें सांस लेने के लिए भी IMF की इजाज़त लेनी पड़ती है। हमारे लोग डूब रहे हैं, उनकी हम मदद करना चाहते हैं, चलो चलकर IMF से मदद लेते हैं। ये कहते हैं ना, ये बहाली का काम करेंगे, लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करेंगे, लोगों का नुकसान पूरा करेंगे। लोगों के जितने जानवर मर गए ना, उसका नुकसान नहीं ये पूरा कर सकते। जो लोगों का अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया ना फसलों का, उसको ये पूरा नहीं कर सकते। और इसके बाद जो नुकसान होना है इंडस्ट्री का, वो भी ये पूरा नहीं कर सकते। और जो लोगों का जानी नुकसान हो, उसे ये कैसे पूरा कर सकते हैं, वो तो पूरा हो ही नहीं सकता। ये कहानियाँ जितनी मर्जी इनसे आप सुन लें, ये कोई रिलीफ नहीं देने जा रही है, सिर्फ अपने गाने बनाने जा रहे हैं। और सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए आपके जो फार्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, वो ये कहते हैं जी कि मैं इजाज़त लूँगा IMF से, उनसे रब्ता करके वो इजाज़त देंगे तो फिर हम मदद करेंगे सैलाब मुतासिरीन की। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर अल्लाह खैर सलाह। अब जरदारी साहब चीन के दौरे पर नाजरीन रवाना हो गए। जब वो चाइना पहुंचे तो वहां के जो नायब वजीर खारजा और नायब गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया। वैसे अगर कोई काउंसलर भी उनका इस्तकबाल कर लेता तो जरदारी साहब ने तो खुशी होना था। वो कौन सा कोई कह सकते थे कि जी क्यों काउंसलर ने इस्तकबाल क्यों किया। हमारे मुल्क का सदर गया है और उनका नायब वजीर खारजा है जो इस्तकबाल कर रहा है, उनका उस इलाके का नायब गवर्नर है जो रिपोर्ट किया गया, जो इस्तकबाल कर रहा है। गवर्नर भी नहीं आया, वज़ीर ख़ारजा भी नहीं आया। ये हालात है इस वक्त। हमारी जो हुकूमत है या हमारे हुक्मरान हैं, इनकी ये इज़्ज़त है इस वक्त चाइना में। बहरहाल ये पाकिस्तान का ही है ना, पाकिस्तान जिससे आप पैसे ले लेते हैं उसको परवाह नहीं होती फिर आपकी। पाकिस्तान ने पैसे ले लिए, जो मर्जी आपका हुक्मरान हो, वो जब जाएगा चीन में तो इतनी इज़्ज़त मिलेगी, इससे ज़्यादा इज़्ज़त तो आप तवक्को भी नहीं कर सकते। बहरहाल ये अजीबोगरीब बात है कि एक आता है दूसरा पहुँच जाता है। अभी शहबाज शरीफ ने दौरा किया, आर्मी चीफ ने दौरा किया, ऐसी कौन सी चीज़ें रह गई हैं जो जरदारी साहब अब करने चले गए हैं, जबकि आईनी नुक्ता नज़र से उनके पास ऐसा कोई इख्तियार भी नहीं है। ये दौरा बराए दौरा तो हो सकता है, लेकिन आइन में सदर पाकिस्तान के पास ऐसे इख्तियार तो नहीं है कि उनके दौरे में कुछ चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। MOU साइन होने थे वो हो गए, अब जरदारी साहब लेने क्या गए हैं। तो ये बराए नाम दौरे हैं जो किए जाते हैं और करवाए जाते हैं। एक इंटरटेनमेंट है पाकिस्तान की लगी हुई है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, इनकी आनियाँ जानियाँ ख़त्म नहीं हो रही। ये जहाज़ों को रिक्शों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कौमी पैसा जो है उसको अंधाधुंध लुटा रहे हैं अपने टूर्स के ऊपर और लगातार लुटा रहे हैं। और हालात नाज़रीन, मैं एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। लेकिन पहले 2 वीडियोज़ हैं, ये मैं चाहता हूँ कि आप सुनें कि लोगों की हालत क्या है सैलाब मुतासिरीन की। और मैंने ये जो तकलीफ़ देखी है, लोग मुट्ठियाँ भींच रहे हैं, बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। जब वो बोलते हैं वो रोते हैं, नौजवान रो रहे हैं कि हमारे बच्चे फंस के किधर जाएं हम। देखिए उनके अंदर गुस्सा है, वो परेशान है, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। ये 2 वीडियोस मैंने सुनी है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये देखकर कि अच्छे खासे जवान है और कैसी बेबसी के अंदर, लाचारी के अंदर वो रो रहे हैं और उनसे उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन हुकूमत नाम की कोई चीज़ उनको दिखाई नहीं दे रही। ये देखें वीडियो आप। जिसका माल लुटता है, जिसका घर उजड़ता है, पता सिर्फ उसी को होता है उस दुख का, कोई और नहीं समझता। वो ये कह रहा है।
बचाने वाला कोई भी नहीं है, यारा किधर जाए। वो बेचारा ऐसे बातें कर रहा है। मैं इसकी तकलीफ़ और इस आदमी की बेबसी देखकर मैं हिल गया था कि यार लोगों को कहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया और किस हालत में लोगों को ले आए। ये एक और वीडियो देखें। इस नौजवान को जब मैंने बोलते हुए देखा, इसका बस नहीं चल रहा कि ये फट जाए। यानी ये देखें ना बेचारा कैसे बोल रहा है। ये चंद अल्फाज हैं इसके, ये देखें। चिल्ला रहा है वो रेस्क्यू वालों को देख करके, आवाम मर रही है, क्या कर रहे हो तुम लोग, चिल्ला रहा है ये आदमी और बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। ये नाज़रीन मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी है। वो रोता हुआ बंदा निकला पानी में से बाहर, ड्रमों के ऊपर, पता नहीं कितने किलोमीटर बेचारा ड्रमों के ऊपर तैर के बाहर निकला, थका हुआ था, रोता हुआ निकला और निकल के उसने बताया कि सारे मर गए, मैं कश्ती में लेकर आ रहा था, मैं नहीं बचा पाया अपनी फैमिली को, कश्ती डूब गई, सारे मर गए। ये उसने असदुल्ला खान साहब को बताया। असदुल्ला खान साहब हों, हमारे दोस्त शहबाज साहब हों, फाज शहबाज साहब, या उमर दराज गोंदल साहब हैं, अब शेख साहब हैं, शेख आगा शेख सरवर साहब हैं, हसनैन हैं, उस्मान चौधरी हैं, ये सारे लोग जो चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं ना, उससे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, ये हम कभी भी देखना नहीं चाहते थे बतौर कौम, लेकिन हमें देखनी पड़ रही हैं और हुकूमत की तवज्जो दीगर चीज़ों की तरफ इन मामलात पे नहीं है। तो मैं नाज़रीन आपको बता रहा था इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक दो चीज़ें हैं, लेकिन मेहर बानो कुरैशी साहिबा इन्होंने कुछ मुतालबात किए हैं जो बड़े अहम हैं। ये मुतालबात उन्होंने हुकूमत से किए, मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी नंबर 1 कि आप आफत ज़दा डिक्लेयर करें जनूबी पंजाब को, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि अलीपुर 90% और जलालपुर 80%, ये शेरशाह 50% ये डूबे हुए हैं, इनके आबियाने और इनके टैक्सेस माफ़ किए जाएं, ज़रूरी टैक्स पूरी तरह माफ़ कर दिए जाएं, छोटे किसानों के कर्ज़े माफ़ किए जाएं, 1 साल के लिए बीज और खादें इनको किसानों को फ्री दी जाएं, फिर ये अपने पैरों पे खड़े होते हैं, वरना ये लोग तो तबाह हो गए। तो ये मुतालबात हुकूमत को फौरी तौर पे मानने चाहिए और ये बड़े जायज़ मुतालबात हैं जो किए हैं मेहर बानो कुरैशी साहिबा ने। और ये आजकल सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी कर रही हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, दीगर लोग भी हैं। नाज़रीन जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से नजम सेठी साहब ने एक इंकशाफ किया और ये खबर मैं बहुत पहले दे चुका हूँ, अब तस्दीक आ रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा सच सामने आएगा। नजम सेठी साहब ने साफ बता दिया कि जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे, इमरान खान साहब ने दो टोक इनकार कर दिया। उसी इनकार का इंतकाम लेने के लिए वो इमरान खान के खिलाफ हो गए और अदम एतमाद ले आए। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है, मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी जो मैंने पहले भी आपको बताई है। जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, उन्होंने इमरान खान साहब से लोगों के थ्रू बात की, इमरान खान साहब ने साफ इनकार किया। उसके बाद जनरल बाजवा साहब ने अमेरिका में गेम किया और इमरान खान साहब के खिलाफ लॉबिंग की, फिर अमेरिका के अंदर लॉबिंग करके अपने साथ वहां से एक राय बनाई, उस राय के जरिए से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लिया कि जनाब अमेरिका का दबाव है, अब तो हटाना पड़ेगा। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज के गठजोड़ से जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को अमेरिका की मदद से निकाल दी। अब इमरान खान साहब को हुकूमत से जब वो निकाल रहे थे, तब इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इन चोरों को लेकर आ रहे हो ना मुझे निकाल कर, तो बाजवा साहब अगर अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहे हो तो आओ मैं दे देता हूं। ये भी इमरान खान साहब ने उन्हें कहा था तंग आके कि भाई ये मुल्क का बेड़ा गर्क तो ना करो इस जिद के अंदर। लेकिन बाजवा साहब बहुत आगे निकल गए थे, उन्होंने अमेरिका को और सियासतदानों को राजी कर लिया हुआ था और वो जिद में आ गए थे, उन्होंने एक्सटेंशन भी नहीं मिली, मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के, और अभी तक मुल्क वैसे ही चल रहा है। हालात इस वक्त क्या है जरा ये देखें। एक वकार मलिक साहब ने एक ट्वीट किया, ये इंपॉर्टेंट है डाटा। ये किस मिलिट्री जर्नल के दौर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी जो है वो शहीद हुए हैं, जो तादाद है ना वो सबसे ज़्यादा याह्या खान के दौर में हुआ था। याह्या खान के बाद रिकॉर्ड है कि 9000 फौजी जो है वो शहीद हो गए थे याह्या खान के दौर में। और क्योंकि 71 की जंग भी हुई थी ना उस वक्त, तो 4500 फौजी हर साल, क्योंकि उनका 2 साल का टेन्योर था, तो 4500 फौजी पर ईयर जो है वो उनके दौर में जाँ बहक हो जाते थे, शहीद हो जाते थे। फिर उसके बाद जो है वो जो दूसरे नंबर में है वो आसिम मुनीर साहब हैं, इनके दौर में अब तक 2500 फौजी शहीद हो चुके हैं 3 साल में, और 830 फौजी हर साल शहीद हो जाते हैं एवरेज के हिसाब से अगर देखें आप तो आसिम मुनीर साहब के दौर में। याह्या खान के बाद सबसे बदतरीन दौर जो है वो आसिम मुनीर साहब का है फौजियों की शहादतों के हवाले से।
अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और भी बताता हूं कि कियानी साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हुई। जनरल कियानी के दौर में दहशतगर्दी जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी। 580 फौजी हर साल शहीद हो जाते थे एवरेज। राहील शरीफ साहब के दौर में 400 फौजी हर साल शहीद होते थे। दहशतगर्दी कुछ कम हो गई। इमरान खान और जनरल बाजवा का दौर आया तो दहशतगर्दी मज़ीद कम हो गई और 130 फौजी फ़ी साल शहीद होना शुरू हो गए, यानी बहुत कम तादाद हो गई थी। अब आसिम मुनीर साहब के दौर में एकदम दहशतगर्दी बहुत ऊपर गई और इतनी ऊपर गई कि कियानी साहब का, राहील शरीफ साहब का और बाजवा साहब का सबका रिकॉर्ड टूट गया और इस रिपोर्ट के मुताबिक 830 फौजी हर साल पाकिस्तान के शहीद हो रहे हैं बदकिस्मती से। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।